गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। इसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफ्लाइंग ग्लास, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। देखें, सरल सूक्ष्मदर्शी ये जो होता है, अब हमने प्रकाशिक यंत्र पढ़े और प्रकाशिक यंत्र में हमने जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक जो प्रकाशिक यंत्र होता है वो हमारी आंख होती है, नेत्र होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो भाग था उसका था कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। तो कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरदर्शी हुए, ये सब कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र में आते हैं। तो उसमें के तहत हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। और इसमें किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य रखा जाता है। और हमने पढ़ा है जब फोकस के सामने जब उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब का बनता है उसी ओर और वस्तु से बड़ा और कैसा होता है, आभासी। ये हमने पढ़ा था, उसी को हम देखते हैं, उसी के तहत ये कार्य करेगा। तो देखें, हम सबसे पहले डायग्राम इसका लेते हैं। तो डायग्राम लेने से पहले हम देखते हैं, देखो ये हमने पहले थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी सी इसकी, फिर डायग्राम लेते हैं। तो देखो यह क्या होता है, पहले से थ्योरी लिख लें। यह क्या, कम फोकस दूरी का, किसका होता है, यह कम फोकस दूरी का, यह कम फोकस दूरी, यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ध्यान रहे, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य, उत्तल लेंस के सामने उसके
उसके प्रकाश केंद्र एवं फोकस बिंदु के मध्य, प्रकाश केंद्र एवं किसके मध्य, फोकस के मध्य। फोकस मतलब वही प्रथम फोकस होता है, जब अपन उसके सामने रखते हैं तो प्रथम फोकस कहलाता है, दूसरी ओर का द्वितीय फोकस। तो एवं फोकस के मध्य जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाश केंद्र एवं फोकस के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा। क्या होता है ये, वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हो गया हमारे पास सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा। और उत्तल लेंस की स्थिति में वस्तु को देखने पर वस्तु आकार में बड़ी दिखाई देती है, हम जानते हैं। और उत्तल लेंस के इस प्रकार के उपयोग को सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का जो ये इस प्रकार का उपयोग जो है सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, और जो किधर और होगा उधर ही और होगा, तो ये सामने उसके प्रकाश केंद्र फोकस के मध्य रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा उसी ओर, यहां भी लिख देते हैं, बड़ा उसी तरफ बनता है। अब देखें, ये हो गया हमारे पास जो हमें इसके बारे में लिखना था, और इसी प्रकार का जो उपयोग है ये इसी में होता है। तो अब देखें, ये हम डायग्राम ले रहे हैं, इसका देखते हैं। ये हमने एक उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाश केंद्र है इसका, ये प्रकाश केंद्र ओ, ये उत्तल लेंस है। अब ये प्रकाश केंद्र मतलब ये यहां से लेके यहां तक की वक्रता त्रिज्या ये हो गई, तो सी एफ, तो ये यहां से लेकर यहां तक का कर्व आएगा, ये एफ ले लिया अपन ने, जितनी दूरी पर है ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इसका F1 हो गया, ये F2 हो गया, और जो F2 होता है ये इसका द्वितीय फोकस कहलाता है, F2, ये F1, ये प्रकाश केंद्र, इधर अनंत, इधर 2F आ जाएगा, आगे कंडीशन चलेगी। अब देखो यहां दे रखा है हमने कि इसके सामने, इसी के सामने उस वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाता है। ये रख दिया हमने प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु को, किसके मध्य रख दिया, प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य रख दिया ये वस्तु को। ये वस्तु है ए बी, जिसे हमने यहाँ रख दिया है। यहां से चलने वाली जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस मतलब उसका द्वितीय फोकस, ये होकर गुजर गई। दूसरी कंडीशन में जो किरण प्रकाश केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी ही गुजर जाती है। ये प्रकाश केंद्र सीधी निकल गई। अब ये किरण देख रहे हैं कि ये फैलती हुई जा रही है, तो ये आगे कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, पीछे की ओर। देखो पहले ये किरण हमने
पीछे की ओर बढ़ाई, ये पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं इस किरण को हम। पहले इसको बढ़ा दो, इसको भी ऐसे ही हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। डॉट डॉट डॉट, वास्तव में तो नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, केवल यहाँ पर मिल जाती है, ये यहाँ पर मिलती है, और जहां पर मिलती है वहीं इसका प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। ये ए डेज और ये बी डेज, ये प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना जो कोण है, या प्रकाशिक यंत्र का उपयोग होने के बाद जो आंख पर बन रहा है, ये कोण बीटा हो गया, और ये अल्फा होगा ए ए ओ बी का। तो यहाँ पर इस पर नजर नहीं आएगा, तो हम इसका अलग से डायग्राम और लेते हैं। यहां से हम इसको देखते हैं, ये वस्तु है ए बी और ये ओ, और इसके द्वारा बना कोण, और ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, डी दूरी होगी ये, इसे माइनस में यूज करते हैं। और ये दूरी जो है वस्तु की दूरी, ये u, यहां से लेकर यहां तक की दूरी u, इसमें u दूरी लिख रहे हैं, माइनस प्लस अपन नहीं लगा रहे हैं, चिन्ह नियम नहीं लगा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो माइनस में होगी, ये माइनस और ये भी माइनस में, चिन्ह नियम रखो। ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया, जो डायग्राम बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। देखो इसने बोला था कि उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र O और फोकस, प्रथम फोकस जो है उसके मध्य हम इस वस्तु को रखते हैं, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा, बड़ा और आभासी, वस्तु से बड़ा और उसी ओर बनता है, ये हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पर देखें हम, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर हम आवर्धन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m हो तो इसकी सरल सूक्ष्मदर्शी की, तो देखें सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल m हो तो स्मॉल m बराबर हमारे पास हो गया, स्मॉल m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, मतलब बीटा वही प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, या प्रकाशिक यंत्र जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, या प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, या प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, मतलब उसी के द्वारा बनेगा, तो बीटा, और वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण मतलब बिना प्रकाशिक यंत्र के, तो अल्फा, तो क्या बीटा अपॉन अल्फा, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो बीटा, यदि अल्फा बीटा के मान अति न्यून हो, यदि अल्फा एवं बीटा के मान, यदि अल्फा एवं बीटा के मान अति न्यून मतलब बहुत कम हो, अति न्यून हो, तो जब हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, जब थीटा का मान अति अल्प हो तो साइन थीटा इज नियर अबाउट क्या होता है, थीटा होता है, टेन थीटा इज नियर अबाउट क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा, तो थीटा इज नियर अबाउट साइन थीटा, उसका उल्टा भी लिखा जा सकता है, तो वही हो गया ये है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास अल्फा इज नियर अबाउट टेन अल्फा तथा बीटा इज नियर अबाउट टेन बीटा, जब इनके मान अति न्यून हो। तो ये मान यहाँ पर, अतः m बराबर क्या जाएगा, अतः m बराबर देखो हम क्या प्राप्त होता है हमें, अतः m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब टेन बीटा देखें यहाँ पर, टेन बीटा कहां पर आ रहा है भाई, ये बीटा ये आ रहा है, तो टेन बीटा हो गया, क्या हो गया तुम्हारे पास, टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन, यही ले लो ए डेज बी डेज, ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज,
ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज। फिर इसको सोल्व करके हम ये वाला मान निकाल के लाएंगे। तो देखें, तो ये आ गया समीकरण, इसमें डाल दो एक, या ऐसा करो यहां पर मान रख दो पहले, टेन बीटा का मान निकालो। इससे क्या जाएगा, टेन बीटा फ्रॉम डायग्राम, तो क्या आ रहा है डायग्राम से समीकरण एक फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम चित्र से, तो चित्र से आ जाएगा हमारे पास टेन बीटा, या डायरेक्टली पुट कर दो इसको चित्र से, टेन बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, टेन बीटा बराबर ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज। क्या जाएगा, टेन बीटा बराबर ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज, ये होगा टेन बीटा का मान चित्र से। तो ये यहां पर अपन रख दे मान टेन बीटा का, और टेन अल्फा का क्या जाएगा, ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी अपॉन माइनस डी। तो क्या आ गया, तथा टेन अल्फा बराबर ए बी अपॉन माइनस डी, ये ए बी अपॉन माइनस डी। तो अब देखें इस मान को अगर आप इसके अंदर रख दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो फ्रॉम समीकरण एक से, समीकरण एक से ये वैल्यू हमने दोनों इसके अंदर रख दी, तो देखें m बराबर ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज बटे ए बी अपॉन माइनस डी। तो ये आ गया m बराबर ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन ए बी। अब ये वाला त्रिभुज ए डेज बी डेज, ये मतलब ए डेज बी डेज ओ तथा ए बी ओ दोनों क्या है, समरूप है। असमरूप है तो इसमें समरूपता की कंडीशन लग जाएगी। तो देखो ये समीकरण नंबर 2 आ गए हमारे पास। अब यहां लिखेंगे अपन, क्योंकि त्रिभुज ए डेज बी डेज ओ तथा ए बी ओ तथा ए बी ओ समरूप हैं। और अब तक हमने समरूप की बहुत सारी कंडीशन पढ़ी है। समरूप हैं, समरूप है तो ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया, समरूप हो गया। अतः है, अतः समरूपता की स्थिति से, अतः समरूपता की स्थिति में क्या जाएगा, देखते हैं हम समरूपता की स्थिति में क्या प्राप्त होगा। समरूपता की स्थिति में प्राप्त, अभी हमने कुछ भी लिखा है, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। जब इन अल्फा बीटा के मान अति न्यून है तो अल्फा को tan अल्फा लिखा जा सकता है, बीटा को tan बीटा। फिर tan बीटा और tan अल्फा के मान यहां से रखें, tan बीटा का मान यहां से ए बी, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब a डैश b डैश अपॉन o b डैश, और ए बी अपॉन o b, क्योंकि इस पर देखने की न्यूनतम दूरी है। तो ये आ गया हमारे पास मान रखने के बाद। अब देखें हम ये समरूपता की स्थिति में है, तो ये भी ए डेज बी डेज अपॉन ए डेज बी डेज अपॉन ए बी अपॉन ए बी, इस वाले त्रिभुज की भुजा बटे इस वाले त्रिभुज की भुजा बराबर ए डेज बी डेज जो त्रिभुज है उसकी दूरी, मतलब उस भुजा की दूरी ओ बी डेज बटे ये दूरी ओ बी, बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा बट बराबर बड़े त्रिभुज की दूरी बटे छोटे त्रिभुज की भुजा की दूरी। तो ये आ गया, ये मान हम इसमें रख देंगे, इसमें इसके अंदर ए डेज बी डेज अपॉन ए बी, ए डेज बी डेज अपॉन ए बी की जगह मान पुट कर देंगे, क्या रख देंगे, ओ बी डेज अपॉन ओ बी, ये मान इसके अंदर रखते हैं हम। तो देखें अब इधर ही देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है,
इस वैल्यू को पहले हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखें ये जो समीकरण आई है, यहां पर हम आगे देखते हैं। समीकरण 3 डालते हैं इस पे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो देखो समीकरण 2 और 3 से तो ये माइनस डी अपॉन ओबी डैश, तो इधर कर देता हूं मैं एम बराबर माइनस डी अपॉन ओबी डैश। ये ओबी डैश मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा गया, एबी डैश अपॉन एबी, एबी डैश अपॉन एबी, ये एबी डैश अपॉन एबी का मान यहां से रख दिया अपन ने समीकरण नंबर 3 से। तो ये ओबी डैश अपॉन ओबी, और ओबी डैश से ओबी डैश कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास m बराबर माइनस डी अपॉन ओबी। ओबी की वैल्यू कितनी है, ओबी माइनस यू, ओबी बराबर कितना है माइनस यू। तो यहाँ पर माइनस यू रख देंगे, चूंकि साइड में लिख दिया अपन, चूंकि ओबी बराबर माइनस यू, ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास m बराबर माइनस डी अपॉन माइनस यू, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये आ गया m बराबर d अपॉन यू। ये आवर्धन का मान निकले है हमारे पास। अब हम इसका दो कंडीशन में मान निकालेंगे, दो स्थिति में मान ज्ञात करेंगे। एक तो जब वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर हो, जब वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब वस्तु अनंत पर बने। तो दो कंडीशंस के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमारे पास आ गया m का मान। अब देखें, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखें हम पहली कंडीशन, स्थितियां लगा रहे हैं हम। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन, यानी लिख लो कंडीशन। कंडीशन स्थिति, पहली कंडीशन हम दे रहे हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो, जब प्रतिबिंब का बन रहा हो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो जो बिंब की दूरी है वो तो माइनस यू रहेगी, तथा जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v बराबर कितनी हो जाएगी माइनस डी, क्योंकि कहां बन रहा है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, तो v बराबर माइनस डी। अब लेंस सूत्र हम उपयोग में लेंगे। तो लेंस सूत्र से क्या है, लेंस सूत्र 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 1 अपॉन एफ बराबर माइनस 1 अपॉन डी, माइनस यू रखेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन यू, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एफ बराबर माइनस 1 अपॉन डी, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू। दोनों पक्षों को डी से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों को कैपिटल डी से गुणा करने पर, तो जब हमने इसको डी से गुणा किया तो यहाँ गया डी अपॉन एफ,
डी से इधर गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद गुणा होगा, तो माइनस डी अपॉन डी, पहले पद को गुणा कर दिया, प्लस फिर इसको गुणा किया तो डी अपॉन यू, डी से डी कैंसिल, तो डी अपॉन एफ बराबर -1 प्लस डी अपॉन यू। इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया हमारे पास, क्या जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर, भाई माइनस का है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, डी अपॉन यू। समीकरण नंबर 5। इस d अपॉन यू की जगह समीकरण नंबर 4 देखें हम, तो d अपॉन यू दिस इज इक्वल टू m, तो इस d अपॉन यू की जगह हम रख सकते हैं m पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, समीकरण 5 एवं समीकरण 4 से। तो क्या आ गया 4 5 से, जब RHS बराबर तो LHS बराबर होंगे, तो m बराबर आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ, मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से हम आवर्धन का मान निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 6 की सहायता से, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब दूसरी कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, कहां पर बनता हो, प्रतिबिंब अनंत पर, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, यू बराबर तो माइनस यू होगा तथा बी बराबर क्या रख देंगे, अनंत रख देंगे। उसके लिए सोल्व करेंगे क्या आता है, देखते हैं भी हम। तो दूसरी स्थिति अब हम ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो उसके लिए आवर्धन निकालेंगे। तो बनता हो तो u बराबर, तो वही वस्तु की दूरी तो माइनस यू रहेगी, तथा इस पर इधर कंडीशन दे दी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो v बराबर अनंत। वही लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या है लेंस सूत्र, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो वही हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 1 अपॉन एफ बराबर, यहां जाएगा 1 अपॉन अनंत और माइनस, यहां पर रख देंगे माइनस 1 अपॉन यू कोष्टक में। तो ये आ गया 1 अपॉन एफ, अनंत का उल्टा 0 हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू, क्योंकि 1 अपॉन अनंत दिस इज इक्वल टू 0। तो ये पद खत्म, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एफ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। वही दोनों पक्षों को डी से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों को कैपिटल डी से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को कैपिटल डी से गुणा करने पर, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास डी अपॉन एफ बराबर डी अपॉन यू। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 थी, 6 समीकरण आ गई थी हमारे पास। तो अब कौन सी इक्वेशन आएगी, 4 वो थी, 5th आ गई थी, 6th हमने ले ली थी, अब इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड डी अपॉन यू की जगह हम रखेंगे, तो वही फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7, तो वही m बराबर डी अपॉन यू की जगह वहां से m रख देंगे समीकरण 4 से, तो ये आ जाएगा डी अपॉन एफ। तो ये इससे हम आवर्धन का मान निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 8।
तो ये जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्तन का मान क्या निकलेगा, वो हमारे पास आ गया। ये स्थिति आवर्तन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। देख लें एक बार ध्यान से सब। इसके बाद हम लेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। तो देखें, नेक्स्ट उपयोग है टॉपिक हमारे पास, इसके उपयोग क्या होगा। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। मिटा दो इसको। सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग, मतलब किसमें इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी का व्यापारिक जीवन बड़ा उपयोग होता है। क्या है ये, क्या किसमें उपयोग है इसका, बताओ। प्रयोगशालाओं में इसकी सहायता से यंत्रों में लगे सूक्ष्म पेमानों को पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ते हैं अपन, प्रयोगशालाओं में। तो लिख लो उपयोग इसका। सरल सूक्ष्मदर्शी का व्यवहारिक जीवन में बड़ा उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बड़ा, व्यवहारिक कर सकते हो, व्यवहारिक जीवन में बड़ा उपयोग, बड़ा उपयोग होता है या उपयोग है। ये होता है घड़ी साज, मतलब घड़ी साज में होता है घड़ी के जो बारीक व सूक्ष्म पुर्जों में को इससे देखकर मरम्मत की जाती है। देखा होगा घड़ी के जो बारीक स्क्रू थे, जैसे घड़ी की सुइयां वगैरह कोई भी चीज होती है तो क्या करता है घड़ी वाला, घड़ी की दुकान पर जाते हैं तो क्या होता है, वॉच वाला क्या करता है, आंख में एक लेंस लगाता है थोड़ा सा, अगर उससे उसकी जो बारीक चीज जो बड़ी नजर आती है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं घड़ी साज, घड़ी को सही करने वाला। घड़ी साज, घड़ी को सही करने वाला। घड़ी साज क्या करता है, घड़ी साज के बारीक, मतलब क्या करता है, घड़ी साज घड़ी के, घड़ी साज घड़ी के बारीक, घड़ी के बारीक बारीक पुर्जे जो होते हैं, घड़ी साज घड़ी के बारीक व सूक्ष्म पुर्जों को, घड़ी साज घड़ी के बारीक व सूक्ष्म पुर्जों को, घड़ी साज घड़ी के बारीक व सूक्ष्म पुर्जों को क्या करता है, सूक्ष्म पुर्जों को इससे देखकर मरम्मत करता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक और सूक्ष्म पुर्जों को इससे देखकर मरम्मत करता है। जब हम हाथ की घड़ी वगैरह हम लेके जाते हैं हैंड वॉच, तो क्या है मतलब उसको देखता है और क्या करता है, बारीक पुर्जे होते हैं तो उसको आंख में एक छोटा सा लेंस लगाता है और उससे देखता है तो बड़े पुर्जे नजर आते हैं। प्रयोगशाला में भी इसकी सहायता से यंत्रों में लगे सूक्ष्म पैमाने को पढ़ते हैं।
तो ये भी हो जाएगा एक तो पहला। दूसरा चाहे तो हम लिख सकते हैं प्रयोगशालाओं में प्रयोगशालाओं में इसमें प्रयोगशालाओं में इसकी सहायता प्रयोगशाला जो होती है, प्रयोगशाला के अंदर इसकी सहायता से यंत्रों में लगे प्रयोगशालाओं में इसकी सहायता से यंत्रों में लगे यंत्र जो होते हैं, एपरेटस जो होते हैं, उनमें लगे सूक्ष्म पैमानों को पढ़ते हैं, में लगे सूक्ष्म पैमानों को पढ़ने में। अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है, ले लेते हैं हम। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? 11 है। इससे जो प्रतिबिंब है वह स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो हमें क्या है, इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें प्रयुक्त जो लेंस है उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो क्या क्या हमें दिया गया है, सबसे नोट हम कर लेंगे। जो दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सबसे पहले हमें दी गई है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल m का मान हमें दे रखा है, कितना है ये? 11। और हमें निकालनी है फोकस दूरी लेंस की, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी सरल, ये पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कैपिटल डी का मान 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। अब क्या पूछ रहा है? प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्रयुक्त
लेंस की फोकस दूरी एफ हमें निकालना है। ये सब जो क्वेश्चन था पूरे डाटा हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखें कंडीशन है इसमें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सी कंडीशन में क्वेश्चन सोल्व करा रहा है, तो करवा रहा है इससे प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे। हमने दो कंडीशन पढ़ी उसकी, एक तो प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है और एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो पहली कंडीशन लगवा रहा है कि इससे प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो चूंकि प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अतः सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। हमने अभी डेरिवेशन किया है जिसमें स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्तन क्षमता निकलती है m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। इसको हमें सोल्व करना है। तो कितना मान आता है देखते हैं हम। m दिस इज इक्वल टू, m के मान तो रख देंगे, कितना है 11, m का मान कितना है 11 इक्वल टू 1 प्लस डी का मान 25 अपॉन एफ। 1 को इधर लिया है तो ये हो गया 10 इक्वल टू 25 अपॉन एफ। तो वज्र गुणा कर दिया हमने इसको, तो ये हो गया 10f इक्वल टू 25। तो वज्र गुणा किया तो 10 से गुणा f हो गया, तो f बराबर आ गया 25, 25 अपॉन 10, 25 बटे 10। तो f बराबर हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें प्रयुक्त लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके जस्ट बाद हम टॉपिक लेते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब हम अगला टॉपिक लेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगला टॉपिक होगा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद।